Hello everyone, welcome to all of you on our YouTube channel Agriculture and GK Knowledge for All। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी और स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज फूड एडिटिव्स के बारे में। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ अ फूड एडिटिव्स, हाउ मच टाइप ऑफ फूड एडिटिव्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड एडिटिव्स and what is the side effect and what is the permissible limit of certain food additives. So each and everything is covered related to food additive in this session. So शुरू से लेके अंत तक बनी रहिए इस सेशन में हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है रिलेटेड हमारे कोर्स से, जिसका प्राइस है 1000 रुपये। ये स्पेशल कोर्स है आपका ASRB नेट और ICAR JRF एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगे जितने भी सिलेबस, पूरे सिलेबस से पे बेस्ड जो है आपको PDF नोट्स मिलेंगे, लेक्चर वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पेपर, रिवीजन बुक एंड मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो इन सारे फैसिलिटीज़ को असेस करने के लिए आप दिए गए नंबर पे फ़ोन करके या फिर मैसेज करके पता कर सकते हैं और इसको कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट व्हाट इज़ अ फूड एडिटिव। सो बेसिकली food additives are those substances added to perform specific technological function. Okay, and these function include preserving, increasing shelf life of, or inhibiting the growth of pathogen, or adding coloring and flavoring to food for interest and variety. That means food additives are those substance, a compound which is added in certain food material for a specific facility, for a specific function. Like if you add color in a certain food, like jam, sauce, tomato puree, it's increase a color appearance. So directly and indirectly it affects the quality appearance of that food material. Sometimes it's related to its safety purpose, it's related to its shelf life, it's related to preserving that food. So food additives ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपका आइदर वो ऐड किए जाते हैं उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, आइदर सर्टेन माइक्रोब को किल करने के लिए, आइदर उस फूड को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, आइदर उसके कलर को ज़्यादा दिखाने के लिए, उसके कलर प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने के लिए, उसकी सेंसरी को इंक्रीज करने के लिए। सो ऐसे सब्सटेंस बेसिकली इन वर्ड वी कैन एक्सप्लेन इट, फूड एडिटिव्स आर दोज सब्सटेंस विच आर एडेड to any products to increase its functionality in any form. Additive means thus just addition of any substance. So basically it is a substrate or a mixture of substance other than basic food stuff which is present in food as a result of production, processing and packaging. तो ये क्या हो सकता है, या तो ये कोई सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है, एंड ये ऐसा है जो उस बेसिक फूड के नेचर से डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जब हम उस फूड में ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी बहुत सारी जो फंक्शनैलिटी है उनको इंक्रीज करने के लिए ही इसको ऐड किया जाता है। एंड ये जो है किसी भी फेज़ में ऐड कर दिया जाता है, और कभी कभी होता है कि ये रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग में भी ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं, किसी किसी केस में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए आपके फूड एडिटिव्स के बारे में। बेसिक जो चीज़ है कि फूड एडिटिव्स, जैसा कि अगर आपको लगे कि फूड एडिटिव्स तो हम किसी में भी ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। फूड एडिटिव्स जो हैं उनकी बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे टाइप्स हैं, एंड उनके फंक्शन भी अलग अलग हैं। एक एक कैटेगरी में कई सारे आपके एडिटिव्स मिल जाते हैं
बट आप सारे को उसमें ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ जो फूड एडिटिव के सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो नेचर है वो उस फूड के साथ मिलना चाहिए जिस फूड में आप उसको ऐड करने वाले हो। नेचर मिलने से मतलब ये है कि वो उसके साथ कुछ मिलके टॉक्सिक रिएक्शन ना क्रिएट करें, या फिर कोई और सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना कर दें, या फिर उनके एडिशन से उस फूड का जो नेचुरल टेस्ट है वो चला जाए। जस्ट फूड एडिटिव का जो फंक्शन है उसके बियॉन्ड वो कोई और फंक्शन उस फूड में नहीं परफॉर्म करें। मीन्स अगर किसी फूड में किसी फूड एडिटिव्स को हम ऐड करते हैं जस्ट इंक्रीजिंग द कलर ऑफ दैट फूड, सो उसका काम सिर्फ उतना ही है कि वो कलर ही इम्पोर्ट करे, उसके अलावा कोई और जो है आपका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट उस फूड पे या फिर कोई और एडवर्स इफ़ेक्ट उस फूड पे ना क्रिएट करे। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फूड एडिटिव्स के सिलेक्शन की, कि जिस हिसाब का हमारा फूड है उस टाइप का सोर्स हम यूज़ करते हैं। लाइक हमारे कलरिंग एजेंट जो हैं उसमें भी बहुत सारी रेंज है, कुछ सिंथेटिक हैं, कुछ नेचुरल हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा फूड कैसा है, फूड की क्वालिटी कैसे है, एंड फूड के कौन से फूड के साथ कौन सा कलर जा सकता है। हम किसी भी फूड में कोई भी कलर नहीं ऐड कर सकते, किसी भी फूड में कोई भी हम एडिटिव्स नहीं ऐड कर सकते। ये उसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करके उसके बाद ही हम सिलेक्शन करते हैं, और उसके बाद ही हम जो है सेलेक्ट करते हैं। होप इट्स क्लियर टू यू। फाइन, सो कम टू द नेक्स्ट। देयर इज some legal information according to FDA. Legally, according to FDA, the term refers to any substance the intent use of which result or may reasonably be expected to result directly or indirectly in it becoming a component or otherwise affecting the characteristic of any food. So according to FDA, जो food additives की आपकी डेफिनेशन है वो कहती है कि द एडिटिव टर्म्स रेफर्स टू एनी सब्सटेंस द इंटेंडेड यूज ऑफ विच रिजल्ट आर मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि वो आइदर डायरेक्ट फॉर्म में आइदर इनडायरेक्ट फॉर्म में वो होता है, एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है किसी फूड की उसको अफेक्ट करता है। This definition include any substance used in the production, processing, treatment, packaging, transportation और storage of food। ठीक है, इस डेफिनेशन में जो इंक्लूड किया गया है कि कोई भी सब्सटेंस जो हम यूज़ करते हैं आइदर इन प्रोडक्शन, आइदर इन प्रोसेसिंग, आइदर इन ट्रीटमेंट टाइम, आइदर इन पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और आइदर इन अ स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन से मीन्स लेज़ के पैकेट्स आप देखे होंगे जो कॉमनली लेज़ के अलावा भी जितने भी चिप्स के पैकेट्स हैं बेसिकली उनमें जितना आपका रियल चिप्स नहीं होता है उससे ज़्यादा उसमें एयर होती है। सो एयर इसलिए होती है, उसमें ऑक्सीजन को रिप्लेस करके उसमें नाइट्रोजन को फिल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि आपके ऐसे सब्सटेंस जो डीप फ्राइड होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस चीज़ को क्योर करने के लिए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की जाती है। ठीक है, मेन पर्पज़ उसका यही होता है। तो मुझे यहाँ बताने का इसका मतलब ये था कि स्टोरेज के टाइम पे भी हम एडिटिव्स का ऐड करते हैं इन अ डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि आपने कोई फूड को स्टोर किया, जस्ट वो भी तो स्टोर ही करके आ रहा है कि उसको लंबे टाइम तक आप कंज्यूम कर पाएँ। तो जस्ट उसमें कुछ नहीं किया गया, उसमें गैस का रिप्लेसमेंट कर दिया गया। तो वही मैं बस जस्ट ये समझाने के लिए मैंने वो एग्जांपल दिया कि वो किसी भी फॉर्म में किसी भी फेज में एडिटिव्स को ऐड किया जाता है। जस्ट बस इतना है कि वो कुछ टॉक्सिक मटेरियल ना क्रिएट करें। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस ना बनाए, उस फूड के नेचुरल क्वालिटी को जो है डिस्ट्रॉय ना करें, जस्ट इतना। ओके, उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वाई वी यूज़ फूड एडिटिव्स। हम फूड एडिटिव्स का यूज़ करते क्यों हैं? तो फूड एडिटिव्स का यूज़ हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको कन्वीनियंस बनाने के लिए, फूड की अपीलिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, उसका कलर टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, एंड कुछ तो हम उसकी प्रोसेसिंग
ईजी हो पाए, उसकी प्रिपरेशन ईजी हो पाए, जैसे कि इमल्सीफायर वगैरह हम ऐड करते हैं, तो जस्ट उस फूड की प्रोसेसिंग जो है वो परफेक्टली हो पाए। ठीक है, ऑयल एंड वाटर जो है इमिसिबल होते हैं, बट जब हम इमल्सीफायर उसमें ऐड करते हैं और मिक्सिंग के टाइम पे, तो वो जो मिक्सचर है वो स्टेबल रह जाता है। तो वो हमारा क्या करते हैं, वो जस्ट हमारा क्या करते हैं कि उस मिक्सचर को स्टेबल रखते हैं, यानी कि वो हमें कोई फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट में ही ऐड किए जाते हैं, वो किसी भी आइदर वो प्रोसेसिंग, आइदर प्रोडक्शन, आइदर स्टोरेज, वो कहीं पे भी ऐड किए जाते हैं। जस्ट उनका मेन फंक्शन ये होता है कि उसकी फंक्शनलिटी को इंक्रीज़ करना। उसके कई सारे फंक्शन है और उसकी कई सारी कैटेगरी है जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। सो मेजरली जो हम एडिटिव्स को कैटेगराइज करते हैं वो दो टाइप में, एक तो होता है हमारा डायरेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होते हैं उनको हम इंटेंशनल एडिटिव्स कहते हैं। ये एडिटिव्स जो होते हैं, ऐसे फूड एडिटिव्स आर दोज दैट आर एडेड टू अ फूड फॉर स्पेसिफिक पर्पज इन द फूड, जो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए उस पर्टिकुलर फूड में ऐड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंथन गम यूज इन सैलड ड्रेसिंग, चॉकलेट मिल्क, बेकरी फिलिंग, पुडिंग एंड अदर फूड टू ऐड टेक्सचर। ओके, एंड indirect additives are those that become a part of food in a trace amount due to its packaging, storage or other handling. Example include fallout, chemical used in agriculture production and accidental contamination during food processing. तो ऐसे कुछ एडिटिव्स जो इनडायरेक्टली एक्सीडेंटली प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग वो कुछ ट्रेस अमाउंट में उस फूड में चले गए, उनको हम इनडायरेक्ट या अनइंटेंशनल एडिटिव्स भी बोलते हैं। ओके, सो टाइप ऑफ डायरेक्ट एडिटिव्स की अगर बात करें तो उसमें हमारे आ जाते हैं प्रिजर्वेटिव, फूड फ्लेवर्स, एंटी केकिंग एजेंट, फूड कलर्स, बल्किंग एजेंट, थिकनर्स, स्वीटनर्स, स्टेबलाइजर, एसिड्यूलेंट, हमैक्टेंट, इमल्सीफायर, ग्लेजिंग एजेंट एंड मैनी मोर। सो इन सारे को हम एक एक करके इनके फंक्शन, कौन से प्रिजर्वेटिव का क्या फंक्शन है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, वो सारा हम नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने कभी ध्यान दिया हो फूड प्रोडक्ट्स की लेबलिंग पे, तो जो फूड प्रोडक्ट्स की लेबलिंग होती है उसमें जो एडिटिव इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट आती है पीछे, उसमें आपने अगर नोटिस किया हो तो जो एडिटिव्स होते हैं हमेशा उनका ई नंबर लिखा होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं लिखा होता है कि ये एडिटिव्स इसमें ऐड किए गए हैं, जस्ट उनका ई नंबर लिखा होता है। तो ये ई कोड होते क्या है, ई कोड जो होते हैं ये आपके फूड लेबल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एडिटिव यूज्ड इन दिस। ठीक है, द ई इंडिकेट दैट इट इज अ इंग्रेडिएंट ऑफ फूड एडिटिव विच इज अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। ओके, एंड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री फॉलो दिस लेबलिंग रूल फॉर एडिटिव्स लेबलिंग। तो ठीक है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें पीछे जो है प्रिजर्वेटिव जो ऐड किए जाते हैं या फिर एडिटिव जो ऐड किए जाते हैं उनका ई नंबर लिखा होता है, जस्ट उनके नाम के अलावा उनका ई नंबर E101, E112 ऐसे आपको देखने को उसमें मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार ही हम देख लेते हैं जो सिंपल कैटेगरी है ई नंबर की और कौन कौन से ग्रुप ऑफ इंग्रेडिएंट के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। तो जो ई नंबर 100 का जो सीरीज है, यानी कि 100 से लेकर 199 तक, ये आपके कलरिंग एजेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसी सेम तरीके से जो E200 की सीरीज है वो आपके प्रिजर्वेटिव के लिए यूज़ की जाती है। E300 की जो सीरीज है वो आपके एंटीऑक्सीडेंट के लिए, एंड 400 आपका थिकनर, स्टेबलाइजर, जेलिंग एजेंट, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। 400 से लेकर 499 तक। दैट मीन्स कि इसके क्योंकि थिकनर्स एंड स्टेबलाइजर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सिर्फ एक ही थिकनर तो नहीं है, तो उन सारे की अलग अलग कोडिंग है। तो ये इतना जो है वाइड रेंज दिया गया है कि इतने से इतने तक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद E500 जो है वो आपका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे एजेंट के लिए, एंड E600 जो है आपका फ्लेवर इन्हेंसर के लिए। ये मेजर कैटेगरीज हैं। ठीक है, और ई नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आगे मैं इनको बताऊंगी, पर कैटेगरी वाइज भी याद रखना ज़रूरी है कि अगर कलरिंग एजेंट है, जैसे करक्यूमिन हो गया आपका, तो करक्यूमिन का जो आपका होता है
ई नंबर वो E100 ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी ये बिटेलिन एनेटो वगैरह आते हैं इनका उसके कंसेक्यूटिव सीरीज में वो देखने को मिलता है। तो ई नंबर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लर्न करना, इसको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है कि इसका कलरिंग एजेंट का ई नंबर कितना होता है, प्रिजर्वेटिव का ई नंबर कौन से ई नंबर से इंडिकेट करते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पहले हम देख लेते हैं GECFA। GECFA क्या है? GECFA एक ज्वाइंट फॉर्म है FAO एंड WHO की एक्सपर्ट टीम का, ठीक है। ये जो टीम है ये बेसिकली आपके फूड एडिटिव्स के जितने भी इंटरनेशनल स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करती है, ठीक है। तो GECFA का जो काम है वो ये है कि ये तो सबसे पहले ये इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1956 में, और ये इवेल्युएट करती थी कि सेफ्टी जो फूड एडिटिव्स हम यूज़ करते हैं उनकी सेफ्टी कितनी है, हाउ मच सेफर दे आर। सो GECFA जो है उसका ये मतलब था। कभी इसका फुल फॉर्म भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये वाली जो कमेटी थी, इट्स वर्क now also include the evolution of contaminants, naturally occurring toxicant and residue of veterinary dung in fruits। पहले तो ये बस सिर्फ फूड एडिटिव्स की सेफ्टी पे डील करती थी, बट अब ये क्या कर दिया है, इन्होंने इसमें अपने बढ़ा दिया है कि जो कंटामिनेशन हो जाता है, कंटामिनेंट और जो कुछ नेचुरली अकरिंग टॉक्सिकेंट हैं, कुछ सर्टेन फूड में जो नेचुरली ही पाए जाते हैं उनके बारे में, एंड जो रेजिड्यू हम जो यूज़ करते हैं वेटनरी ड्रग और वो रह जाते हैं उनके रेजिड्यू फूड में, उनके भी इफेक्ट को, उनकी भी सेफ्टी को अभी ये एवेल्यूएट करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। पहले जब बना था 1956 में, तो उस टाइम पे सिर्फ ये जो फूड एडिटिव्स यूज़ करते हैं उनकी सेफ्टी के बारे में ही डील करते थे, ठीक है। द कमेटी ऑल्सो डेवलप प्रिंसिपल फॉर द सेफ्टी असेसमेंट ऑफ केमिकल इन अ फूड दैट आर कंसिस्ट विथ करेंट थिंकिंग ऑन रिस्क असेसमेंट एंड टेक अमाउंट ऑफ recent development in toxicology and other relevant sciences। so GECFA का जो है मेजर रोल जो है फूड एडिटिव से है, उसके बाद जितने भी आपके कंटामिनेंट या फिर नेचुरली अकरिंग टॉक्सिकेंट एंड रेजिड्यू हैं उनसे हैं। तो GECFA का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, स्टेबलिंग कौन से ईयर में ये हुआ, इसकी पहली मीटिंग हुई थी या फिर कभी ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको रिमेंबर रखना है, ओके। उसके बाद देख लेते हैं FAO WHO का कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है। ये वाला जो कमीशन है ये फाउंडेड हुआ था 1963 में बाय ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ FAO एंड WHO, ठीक है। और इसको हमने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बोला। ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है ये फॉर्मुलेट करता है एंड हार्मोनाइज करता है फूड स्टैंडर्ड को एंड इंश्योर करता है इसके ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इंडिया में भी अप्लाई होता है, ठीक है। डेवलप्स फूड स्टैंडर्ड गाइडलाइन एंड रिलेटेड टेक्स्ट सच एज कोड्स ऑफ प्रैक्टिस अंडर द ज्वाइंट FAO WHO food standard program and generate guideline to protect the health of consumer and ensure fair trade practice in food trade and promote coordination of all food standard work undertaken by international government and non-governmental organization। so बेसिकली इनका जो ये ग्लोबल लेवल पे जितने भी फूड स्टैंडर्ड हैं उनको इंश्योर करना, उनको हार्मोनाइज करना, उनको फॉर्मुलेट करना और इंश्योर करना कि उनका ग्लोबल लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, एंड देन उसको मॉनिटर भी करना। ये जो काम है ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का है, ओके। फिर हम देख लेते हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ एडिटिव की मेजर कैटेगरी थी उन सबको, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम प्रिजर्वेटिव से। जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, दे प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू फंजाई, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जस्ट सिंपल कि ये जो स्पॉइलेज को प्रिवेंट करते हैं फंजाई, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसका सिर्फ एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी आपके हाउस होल्ड बेसिस पे। पिकल सबके घर में बनता है, अचार सबके यहाँ बनता है, और वहाँ पे जस्ट जो प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है वो क्या होता है, सॉल्ट एंड ऑयल। वो भी क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है कि स्पॉइलेज जो फंजाई, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं उनके स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए उस फूड की वाटर एक्टिविटी को लो कर देते हैं, एंड हमारा जो पिकल है वो सालों साल चलता रहता है। तो ये एक हाउस होल्ड बेसिस पे प्रिजर्वेटिव का मैंने एग्जांपल दिया। सेम उसी तरीके से आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होते हैं, पर वहाँ पे जो चीज़ें हैं घर पे इतना उसको मेजरली उसका ml में या फिर ग्राम में तौल के उसमें नहीं ऐड किया जाता है, पर
इंडस्ट्रीज में सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि कितना mg इसको ऐड करना है, कितना मिलीलीटर इसको ऐड करना है, इतना ऐड करने पर इसमें क्या इफेक्ट जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डील होती हैं। तो यहाँ पे जस्ट बताने का मतलब इतना था कि आप उससे कनेक्ट कर पाएँ। बाकी इंडस्ट्रियल लेवल पे एंड हाउस होल्ड लेवल पे चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी फैमिली की जो है सिक्योरिटी को देखना है। और जब इंडस्ट्री कोई चीज़ प्रिपेयर करती है तो उसको जितने भी उसके कंज्यूमर हैं, आइदर वो एक कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में, उन सारे से उनको डील करना पड़ता है। और अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उनको जो है उससे भी डील करना पड़ता है। जैसे कि जस्ट आपने मैगी के लिड वाला एग्जांपल देखा होगा, कितना ज़्यादा इसका बड़ा केस हुआ था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया था। वो किस वजह से हुआ वो एक अलग विषय है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बट ये हो गया। और अगर आपके घर में नमक ज़्यादा हो जाए तो वो डिबेट का या फिर वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नमक का ज़्यादा होना, क्योंकि वो नेचुरल थिंग है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को इम्पेक्ट कर सकती है जो आपके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या फिर हाइपरटेंशन से रिलेटेड पर्सन है। बट इतने ज़्यादा लेवल पे वो टॉक्सिसिटी नहीं क्रिएट करेगा। बट लेड वगैरह कुछ ऐसे, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे सिर्फ आपके नेचुरल ही नहीं, बहुत सारे सिंथेटिक भी एडिटिव्स यूज़ होते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर उसका स्टैंडर्ड सेट होता है कि इतने अमाउंट में ही इसको ऐड करना है, ठीक है। और ये भी इंश्योर करना होता है कि ये इतने टाइम तक जो है ये इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएंगे, यानी कि जो आप सेल्फ लाइफ दे रहे हो उस प्रोडक्ट की, उस एडिटिव को ऐड करने के बाद, तो वो भी चेक करना होता है। ऐसा नहीं कि बस हमने ऐड किया और देन क्लेम कर दिया कि ये इतने दिन तक इस पर रहेगा, वो सारी चीज़ें चेक करनी होती है, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक जो प्रिजर्वेटिव है। तो प्रिजर्वेटिव जस्ट इतना करता है कि वो प्रिवेंट करता है स्पॉयलेज को, किसके स्पॉयलेज को, फूड के स्पॉयलेज को, जो आपके फंजाई, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो सकते हैं। ये कॉमनली जो यूज होता है वो आपके फैट स्प्रेड जो होते हैं, चीज़, मार्जरीन, मायोनीज, इन सब में, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सारे जो हैं ये इसके मेजर वो हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव मीन्स एडिटिव्स को समटाइम्स प्रिजर्वेटिव भी बोल देते हैं, बट प्रिजर्वेटिव जो है वो एक पार्ट है आपका एडिटिव्स का ही, ठीक है। इसमें आपके सोडियम बेंजोएट, अगर एग्जांपल की बात करें, सोडियम नाइट्राइट, बेंजोइक एसिड एंड पीएसटी, ये सारे यूज होते हैं, ओके। सोडियम बेंजोएट जो है वो आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, पिकल्स में, सॉसेस में जो है आप ऐड होता है। सोडियम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट जो है ये आपके सॉसेजेस, हॉट डॉग, स्मोक फिश एंड कैंड मीट में यूज होता है। सोडियम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट का मेजर रोल ये होता है, एक तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी वर्क करते हैं, और दूसरा क्या है कि ये कलर फिक्सेट की तरह भी वर्क करते हैं। दैट मीन्स ये क्योरिंग एजेंट की तरह आपके मीट प्रोडक्ट जो होते हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली ये यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये उनके कलर को जो है थ्रू आउट द स्टोरेज, थ्रू आउट द ट्रांसपोर्टेशन, ये उसको रिमूव नहीं होने देते हैं। सो यहाँ पे इसको कलर प्रिजर्वेटिव की तरह भी ऐड किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका मेजर जो यूज़ होता है सोडियम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट का, ये आपके मीट प्रोडक्ट में ही होता है। उसके बाद जो बेंजोइक एसिड है ये आपका ड्रिंक्स, लो शुगर प्रोडक्ट, सीरियल्स और मीट प्रोडक्ट, वहाँ पे भी ये बेंजोइक एसिड जो है इनका यूज़ होता है, ओके। Then come to the antioxidant. What is an antioxidant? Antioxidant is basically that substance that prevent the oxidation of that particular product in which we are added antioxidant. So antioxidant means anti एंड ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए ही जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं, ठीक है, जस्ट इतना। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक्ट करता है आपका, it is act as a preservative by inhibiting the effect of oxygen on food and can be beneficial to health. Antioxidant are two types, one in the water soluble and other one is a fat soluble. So fat soluble is BHA, BST, catechin, quercetin, TBHQ, propyl gallate. In this BHA, BST and TBHQ, propyl gallate are synthetic, but catechin and quercetin are naturally occurring antioxidant which is found in a tea, okay. Then come to the water soluble. Water soluble includes ascorbic acid and tocopherol. Ascorbic acid and tocopherol both are naturally occurring antioxidant,
ओके. Ascorbic acid is also known as a vitamin C and tocopherol also known as a vitamin E. So major function of these two is one way it's work as a antioxidant, and in other way it is source of a vitamin. So it's clear to you, I hope, that what is the antioxidant exactly is. So commonly used antioxidant is meat, fish and vegetable oil is basically BHA, BHT and propyl gallate. And sometimes it's used in a potato products, it's used in a deep fried products. मेजरली जहाँ पे भी आपका इन्वॉल्वमेंट होता है फैट एंड ऑयल्स का, वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट ज़रूर ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जो आपके फैटी सब्सटेंस होते हैं, जो आपके फैटी एसिड होते हैं, ये ज़्यादा प्रोन होते हैं आपके रेंसिडिटी की. ठीक है, तो वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट को ऐड किया जाता है. ओके. देन कम टू द फूड कलरिंग एजेंट. सो फूड कलरिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो फूड में कलर को ऐड करते हैं जो आपका रिप्लेस हो गया था या फिर उस फूड में उसका लॉस हो गया था ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. ठीक है, तो उस फूड को उसमें ऐड करके उसको मोर अट्रैक्टिव बनाने का बेसिक पर्पज़ होता है जो कलरिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके दो रेंज होती है, एक आपके नेचुरल कलर होते हैं और दूसरे आपके सिंथेटिक कलर होते हैं. तो जो नेचुरल कलर होते हैं उसमें आपका कैरामल कलरिंग जिसका ई नंबर 150 होता है, एनेटो हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कोचिलिन हो गया, बेटेनिन हो गया जो बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है बीट से. देन टर्मरिक से करक्यूमिन जिसका ई नंबर 100 होता है. ये सारे आ गए, और यहाँ पे जो आपके ई नंबर दिए गए हैं इनको आपको ज़रूर से याद रखना है. देन सिंथेटिक कलर की अगर बात करें तो इसमें FD एंड C में ब्लू नंबर जो आपका E133, ग्रीन नंबर जो E143, इस तरीके से आपके होते हैं, इनको याद रख सकते हैं. कुछ कलर एडिटिव्स जो होते हैं वो डेंजरस एडिटिव्स होते हैं, जैसे ब्लू 1 एंड ब्लू 2, रेड 3, ग्रीन 3 एंड येलो 6. ये सारे कुछ हैं जिनकी जो डेंजरस एडिटिव हैं, मतलब इनको यूज़ करने से इनके एडवर्स इफेक्ट देखे गए हैं. इनसे जो साइड इफेक्ट होता है वो उसमें इंक्लूड करता है आपका एलर्जी, अस्थमा, हाइपर एक्टिविटी एंड पॉसिबल कार्सिनोजेन समटाइम्स. ठीक है. लिंक टू कैंसर इज रिलेटेड टू द कॉज ऑफ क्रोमोसोमल डैमेज. जो ये कलर हैं आपके जो आपके डेंजरस कंसीडर किए गए हैं, वो क्या करते हैं आपके क्रोमोसोमल डैमेज को कॉज करते हैं और इसकी वजह से कैंसर ये प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके. उसके बाद आ जाते हैं आपके ने फ्लेवरिंग एजेंट. व्हाट इज़ अ फ्लेवरिंग एजेंट? तो फ्लेवरिंग एजेंट बेसिकली ऐसे एजेंट होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इंक्रीज द फ्लेवर of that particular product or add flavor in that particular product. like जैसे आपका आइसक्रीम की अगर बात करें तो जितने भी वैनिला, स्ट्रॉबेरी या फिर और जितने भी फ्लेवर आते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पे ऐसा नहीं कि वो वैनिला उसमें मिलाया जाता है, जस्ट उसका फ्लेवर ही उसमें ऐड किया जाता है. जस्ट सिंपल मिक्स होता है जिसमें आपके मिल्क, बटर, इन सारे को होमोजेनाइज करके प्रॉपर उसमें एरिएशन करके मिक्स बनाया जाता है, और जस्ट उसमें आपका शुगर के अलावा जो ऐड किया जाता है वो आपका होता है बस फ्लेवर. वो स्मॉल अमाउंट में फ्लेवर बस जस्ट ऐड किया जाता है और उससे ही आपको टेस्ट आने लगता है कि वाह ये तो वैनिला है, वाह ये तो स्ट्रॉबेरी है. जस्ट उसमें फ्लेवर ही ऐड किया जाता है. तो फ्लेवरिंग जो एजेंट होते हैं उनका जस्ट इतना ही रोल होता है कि वो पर्टिकुलर फ्लेवर को ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में. ठीक है, जो फ्लेवर. और उसी तरीके से आपके फ्लेवरिंग एजेंट के अलावा कुछ फ्लेवर इनहेंसर भी होते हैं जो अपना ओन कलर, ओन फ्लेवर उसमें इंपोर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर फूड में. ठीक है, तो फ्लेवर इनहेंसर ब्रिंग आउट द फ्लेवर इन अ फूड विदाउट इम्पोर्टिंग देयर ओन. लाइक मेजर यूज्ड food flavoring enhancer is monosodium glutamate, E number is 612, is added to processed food. बेसिकली जितने भी चाइनीज़ फूड होते हैं उसमें MSG जो है वो मेजरली यूज़ किया जाता है. नेचुरल फ्लेवर सब्सटेंस सच एज स्पाइसेस एंड देयर एक्सट्रैक्ट, हर्ब, रूट एसेंस एंड इसेंशियल ऑयल हैज़ बीन यूज्ड. And natural flavor now replaced with synthetic flavor material. It's include ester, aldehyde, ketones, alcohol and smoke. पहले बेसिकली जितने भी आपके हैं नेचुरल फ्लेवर ही ऐड किए जाते थे, आइदर वो
वैनिला भी हो गया, तो ये भी आपका नेचुरल ही वैनिला के पॉट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर या स्ट्रॉबेरी का भी। बट आज के टाइम पे क्या होने लगा है कि कुछ चीज़ें जो है उनको फ्लेवर को भी सिंथेटिकली हम जो है प्रोड्यूस करने लगे हैं, जिसमें आपके एस्टर से, एल्डिहाइड से, इन सब से हम फ्लेवर निकालने लगे हैं, जो आपके फ्लेवरिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट यूज्ड इन अ फूड टू एनहांस फ्लेवर, टू रिस्टोर फ्लेवर विच में लॉस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, टू ऐड फ्लेवर टू फूड विच आर टेस्टलेस। ठीक है, 3 कंडीशन होती है फ्लेवरिंग एजेंट को यूज़ करने की, आइदर टू इनहेंस फ्लेवर, आइदर टू रिस्टोर फ्लेवर, आइदर टू ऐड फ्लेवर इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच फ्लेवर इज लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, और इन दैट प्रोडक्ट विच इज ऑलरेडी टेस्टलेस। Just like you can take an example of ice cream, which is a tasteless, plain mix is tasteless. In that we can add a small amount, a small quantity of that vanilla flavor, a small quantity of that strawberry flavor, and it's give her a taste, it's give her a flavor, give ice cream that flavor. So initially that mix have no taste, but after addition of that flavor they have some particular taste. So basically main purpose is to sometime is to add flavor in tasteless food. Okay, just this, hope it's clear to you. Then come to the anti-caking agent. What is an anti-caking agent? Anti-caking agent is used in a powdered and granulated food to prevent them from caking and sticking. ये ऐसे फूड में यूज़ किया जाता है जिनमें चांसेस होते हैं कि वो स्टिक हो सकते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके। सो वहाँ पे एंटी केकिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं और वो मॉइस्चर को बाइंड करके जो है उसकी स्टिकिंग को रोकते हैं। जितने भी आपके पाउडर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, मिल्क पाउडर हो गए, इन सारे में इसको ऐड किया जाता है। एंटी केकिंग एजेंट इंश्योर करते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल जैसे कि हमने ऑलरेडी दिया आपका ड्राइड मिल्क एंड टेबल सॉल्ट, ये सारे इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं जितने भी आपके पाउडर्ड फॉर्म में फूड होते हैं। सम केकिंग एंटी केकिंग एजेंट इंक्लूड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फेरोसाइनेट एंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड। सो एंटी केकिंग एजेंट की अगर बात करें तो ये प्रोसेस्ड फूड में प्रोसेसिंग के दौरान उसको जो पाउडर का मिक्सचर होता है उसके साथ इसको ऐड किया जाता है। एंटी केकिंग एजेंट आर एडेड टू अलाउ देम टू फ्लो एंड मिक्स इवनली ड्यूरिंग द फूड प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट्स इज द other example other than the sodium ferrocyanide, sodium bicarbonate and potassium ferrocyanide. Okay, then come to the sweeteners. What is a sweetener? Sweetener is a sometime non-nutritive and sometime alternative sweetener. So substance that impart sweetness to food but supply little or no energy to the body of food. So what is the function of sweetener? Sweetener in part provide texture in baked product, act as a humectant in cakes, lower the freezing point in ice cream, and preservative in jam, add bulk to baked food and strengthen mouthfeel in a soft drink. So sweetener का जो है सिर्फ एक फंक्शन नहीं है कि वो सिर्फ स्वीटनेस प्रोवाइड करता है, अदर देन दिस इज प्रोवाइड द टेक्सचर एंड समटाइम इज प्रोवाइड द color as well, because in a Maillard reaction there is a role of sugar, जो आपका ब्राउन कलर आता है कैरामेलाइजेशन में भी उसका रोल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके अदर फंक्शन। फिर ये जो है लोअर फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है आइसक्रीम में उसको भी लोअर रखता है, और उसके अलावा जो है जैम में प्रिजर्वेटिव जो ऐड किया जाता है वो स्वीटनर, यानी कि कभी कभी कुछ चीज़ें आप जो प्रिजर्व करते हैं जो आपके नेचुरल प्राइमरी प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी में आपके शुगर, सॉल्ट एंड विनेगर ही आते हैं। ठीक है, तो किसी भी फूड में अगर आप जो है ऐड कर देते हैं शुगर को तो उसकी वाटर एक्टिविटी लो हो जाती है। जब वाटर एक्टिविटी लो होती है तो उस टाइम पे जो चांसेस होते हैं माइक्रोब्स के ग्रो करने के वो कम हो जाते हैं, और ज़्यादातर जो स्पॉइलेज होता है फूड में वो मॉइस्चर की वजह से एंड मॉइस्चर की होने की वजह से उनमें जो डिफरेंट टाइप के फंजाई, बैक्टीरिया ये सब ग्रो करते हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको इम्पैक्ट करता है। तो ये तो आपके फंक्शन हो गए स्वीटनर्स की। ओके, उसके बाद हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ जो मेजर स्वीटनर्स हैं उनके।
तो उसमें आपकी कैटेगरी में आ जाता है एस्पार्टेम हो गया, सैकेरिन हो गया, एसेसुल्फोन के हो गया। ये सारे ऐसे स्वीटनर हैं जो सिंथेटिक स्वीटनर हैं और ये क्या करते हैं, कोई कैलोरी नहीं देते हैं। बट नाउ अडेज एस्पार्टेम एंड सैकेरिन वगैरह ये आपके बैन हो चुके हैं, क्योंकि इनमें कुछ कुछ ऐसे जो लेबोरेटरी टेस्ट में देखा गया है कि ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं। ये बेसिकली ऐड किए जाते थे शुगर फ्री च्युइंगम में, ड्रिंक्स में, कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, ब्रेकफास्ट सीरियल में, जहाँ पे भी आपका स्वीटनेस रिक्वायर्ड होता था मोस्ट ऑफ द जगह ये यूज़ होते थे, क्योंकि ये सस्ते भी पड़ते थे और ये कैलोरी नहीं प्रोवाइड करते थे। तो एक टाइम पे जो फूड का ट्रेंड था फ्री शुगर फ्री उसमें ये बहुत ज़्यादा ऐड किए जाते थे। बट जब ये इनके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हुए तो उसके बाद से इनको हटा के फिर जो शुगर एल्कोहल है, जैसे मॉल्टिटॉल, सार्बिटॉल, उसके अलावा कुछ आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं जो थोड़े से स्वीटनेस देते हैं, जैसे FOS वगैरह हो गया, तो वो अभी इनको रिप्लेस करके उनको ऐड किया जाता है। वो थोड़े से आपके कॉस्टली पड़ते हैं, इसलिए उनका जो यूज़ है वो इतने लेवल पे नहीं हो पाता है। बट ये सस्ते तो पड़ते हैं, बट इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। ओके, यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है आपका स्वीटनर। फिर चलते हैं थिकनर की तरफ। व्हाट इज़ ए बेसिकली थिकनर? थिकनर आर दो सब्सटेंस दैट व्हेन एडेड इन अ मिक्सचर टू इंक्रीज इट्स विस्कोसिटी विदाउट सब्सटेंशियली मॉडिफाइंग इट्स अदर प्रॉपर्टीज। सो जस्ट थिकनर का काम ये होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देना। इसके अलावा वो किसी टेक्सचर या फिर और इसके किसी फंक्शन को मॉडिफाई नहीं करता है, इसकी और किसी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई नहीं करता है। जस्ट ये क्या कर देता है, विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है। इट्स हेल्प गिवर फूड बॉडी। इट कैन बी फाउंड इन अ मोस्ट ऑफ द सॉसेस। एग्जाम्पल की अगर बात करें जो थिकनर की तरह वर्क करते हैं, उसमें आपके जितने भी गम होते हैं लाइक कैरेगिनन गम, ग्वार गम, स्टार्च, पेक्टिन, ये सारे आपके ऐड किए जाते हैं। जैसे जेली में आपका पेक्टिन जो होता है जेली के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो क्या करता है कि वो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कितना विस्कोस होगा ये इंश्योर करते हैं जो आपके थिकनर्स होते हैं। जैसे कि आपका कॉर्न स्टार्च हो गया, आप उसको ऐड करते हैं अपनी ग्रेवी को थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए, अपनी ग्रेवी को विस्कोसिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे उसका माउथ फील अच्छा है। ओके, उसी तरीके से फिर एक होते हैं आपके ग्लेजिंग एजेंट। जो ग्लेजिंग एजेंट होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं अ प्रोटेक्टिव कोटिंग आर सीन ऑन द सरफेस ऑफ फूड एंड जो आपके कॉन्फेक्शनरी वगैरह होते हैं उसमें, और ये जो है एक शाइनी अपीयरेंस भी देने के लिए और एक प्रोटेक्टिव लेयर भी फॉर्म करते हैं जो आपके ग्लेजिंग एजेंट होते हैं। इनके जो मेजर एग्जांपल है उसमें आपका एसाइलेटेड मोनोग्लिसराइड, बी वैक्स, कैनबेरा वैक्स, गम अरेबिक, गम बेंजोइन, मैग्नीशियम सिलिकेट्स, मिनरल ऑयल, ये सारे आपके ग्लेजिंग एजेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद आ जाते हैं चिलेटिंग एजेंट पे। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? तो चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो रिएक्ट करते हैं आपके मेटल आयन से, और उन मेटल आयन से बाइंड करके जो है एक कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिससे इन प्रोसेसिंग जो आपके मेटल आयन हैं वो आपके उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो टूट करके बाहर ना आए। बाहर ना आने से मतलब ऐसा है कि जितने भी आपके फूड सब्सटेंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़े से ही अमाउंट में आपके मिनरल्स, मेटल आयंस पाए जाते हैं। सपोज किसी फूड में आयरन है, ओके, प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग जब हीटिंग उसकी होती है, ठीक है, तो चांसेस है कि उसके मॉलिक्यूल जो है उनके बॉन्ड टूटेंगे और वो जो है उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, समटाइम ऐसे देखे गए हैं कि जब ऐसे आपके जो मेटल आयंस होते हैं वो जब मतलब उनका ब्रेकडाउन होता है, वो जब उनकी लीचिंग होती है तो उस टाइम पे वो क्या कर देते हैं, जो उसकी नेचुरल कलर प्रॉपर्टी या फिर उसके फ्लेवर को थोड़ा सा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि पहले तो वो जो है आपके बाइंड फॉर्म में है, देन उसके बाद तो वो कोई कलर नहीं देंगे। बट अगर वही आपका उसमें से उसकी लीकिंग होने लगे ब्रेकडाउन के बाद, उनका जो मॉलिक्यूल है वो आपका मूवमेंट करने लगे फूड प्रोडक्ट में, तो ऐसे कभी कभी देखा जाता है कि ये उसमें कुछ अनडिजायरेबल कलर फ्लेवर का जो है कलर फ्लेवर इम्पोर्ट कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि आपका जो नेचुरल अपीयरेंस है, ठीक है, नेचुरल जो टेक्सचर है वो फूड का नहीं रह जाता है। तो उससे क्या है, जो कंज्यूमर अवेलेबिलिटी है
उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो जस्ट इस चीज़ को रिमूव करने के लिए जो हमारे चिलेटिंग एजेंट होते हैं वो जब फूड में ऐड किया जाता है तो जितने भी मेटल आयंस हैं उनके साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो आपका हीटिंग पे या फिर वाटर सॉल्युबल वो नहीं होते हैं या फिर फर्दर प्रोसेसिंग पे वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से क्या आपके बचे रह जाते हैं ये सारे जो स्पेसिफिक चिलेटिंग एजेंट हैं। वो बाइंड करते हैं आपके आयरन को, लेड को, कॉपर को, और इट इज़ ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। ओके, देन कम टू द बल्किंग एजेंट। बल्किंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं बेसिकली इसमें स्टार्च जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं टू इंक्रीज द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द फूड विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, तो बल्किंग एजेंट क्या करते हैं, बल्क प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। बल्क किससे प्रोवाइड होगा, ऐसे प्रोडक्ट से जो सॉल्युबल नहीं होंगे, जैसे कि आपका सेलुलोज, एनिलीन हो गया, पॉलीडेक्सट्रोज, ये क्या है कि ये हमारे इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स के सोर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, बल्क प्रोवाइड करते हैं। बल्क प्रोवाइड करने से मतलब इनका रोल तो एक तो फूड के बाहर भी होता है कि एक तो बल्कीनेस उस फूड की प्रोवाइड करते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाता है, बट वो क्या करते हैं उनके मास और वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। और अगर हम बात करें जब ये डाइटरी फाइबर्स हमारे बॉडी में जब जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, ये बल्क प्रोवाइड करते हैं, एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं जो हमारे लाइव बैक्टीरिया होते हैं इंटेस्टाइनल में, उनको जो है ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, तो उनको भी फूड चाहिए होता है। तो जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट तो होते नहीं हैं, तो वो हमारा यूज़ आते हैं किसमें, लाइव बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करने के लिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं अपने फ्लोर इम्प्रूवर पे। फ्लोर इम्प्रूवर जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लीचिंग एंड मैच्योरिंग एजेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनका जो रोल होता है वो फ्लोर को ब्लीच करना, यानी कि उसको एक परफेक्ट वाइट कलर देना और उसकी मैच्योरिटी को भी इंश्योर करना। ठीक है, जो फ्रेश मिल्ड फ्लोर होता है वो एलोइस टिंट का होता है और वो इल्ड करता है व्हील डॉ को, जैसे उससे पुअर ब्रेड फॉर्मेशन होती है, उससे परफेक्ट ब्रेड जो है वो नहीं बनता है। तो जो कलर होता है कलर जो होता है बेकिंग प्रॉपर्टीज़ में कलर का जो है वो मेजर रोल होता है। ठीक है, और इसको जब हम इसको इम्प्रूव किया जाता है बाय स्टोरिंग द फ्लोर फॉर सेवरल मंथ बिफोर मेकिंग ब्रेड विद द बेंजोइल पेरोक्साइड। तो इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड जो है उसको ऐड किया जाता है। तो ये हो गया आपके फ्लोर इम्प्रूवर। ओके, उसके बाद आते हैं अपने लिविंग एजेंट पे। जो लिविंग एजेंट होते हैं उनका मेजर रोल ये होता है कि वो जो है प्रोड्यूस फ्लफी बेक्ड, जो फ्लफीनेस है वो बेक्ड फूड में प्रोड्यूस करते हैं। ओरिजिनली सबसे पहले ईस्ट जो है उनको ऐड किया जाता था। ठीक है, बट अभी कई सारे आपके सिंथेटिक भी लिविंग एजेंट आ गए हैं जो यूज़ करते हैं, और वो क्या करते हैं, फ्लफीनेस प्रोवाइड करते हैं, वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं। अगर सिंथेटिक एग्जांपल देखें सिंथेटिक लिविंग एजेंट में, तो उसमें आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे उसमें आ जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, जिससे उसका जो है वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, तो उसमें जो है पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जिससे वो स्ट्रक्चर जो है फ्लफी बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हेमेक्टेंट पे। हेमेक्टेंट क्या होते हैं, हेमेक्टेंट ऐसे होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं फूड को ड्राई होने से। ठीक है, जैसे उनका मॉइस्चर को लॉक करके रखते हैं, फूड को ड्राई नहीं होने देते हैं। कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एवरी टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो उनके मॉइस्चर को रिटेन करते हैं। ठीक है, उनको प्रिवेंट करते हैं कि वो ड्राई नहीं होने पाए। इसके एग्जांपल में आपका ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। तो मेजरली जो आपको याद रखना है वो सिर्फ हेमेक्टेंट के फंक्शन क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ याद रखना नहीं है। ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर एग्ज़ाम में जस्ट इतना ही पूछा जाता है कि हेमेक्टेंट का रोल क्या है, एंड समटाइम्स हेमेक्टेंट या फिर लिविंग एजेंट या फिर प्रिजर्वेटिव में एग्जाम्पल दे देता है कि ये किसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में कई सारे आपको दे देगा
कई सारे एडिटिव दे देगा, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इस एडिटिव का क्या फंक्शन है, ये हेमेक्टेंट की तरह वर्क करता है या फिर लिमिटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। कुछ टाइम पे तो आपके बहुत सारे ऐसे हैं कि वो एक टाइम पे बहुत सारे मेजर फंक्शन को करते हैं, मतलब जैसे कि प्रिजर्वेटिव की भी तरह वर्क कर रहे हैं, फिर क्योरिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर रहे हैं, समटाइम वो जो आपके वाइटमिन की तरह भी वर्क कर रहे हैं, मतलब वाइटमिन वो खुद हैं। तो ऐसे केस में वो मतलब उसके हिसाब से भी एग्जाम्पल उसमें वो सेट होते हैं, तो उसमें ऐसे कुछ कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, क्वेश्चन उस हिसाब से ही आपके सेट होते हैं। ठीक है, फूड एडिटिव्स पे ऑलरेडी जो है आपका एक MCQs की सीरीज अवेलेबल है, तो आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। फिर है आ जाते हैं एसिड्यूलेंट पे। व्हाट इज एसिड्यूलेंट? एसिड्यूलेंट होते हैं ऐसे फूड एसिड, ठीक है, जो ऐड किए जाते हैं पर्टिकुलर फूड में फ्लेवर देने के लिए, उसको शार्पर बनाने के लिए, और ये प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करते हैं। तो एसिड्यूलेंट का जो है 3 काम होता है। एक तो वो सॉफ्ट फ्लेवर को प्रोवाइड करते हैं, फ्लेवर को शार्पर करते हैं, उसके अलावा जो है वो प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करते हैं। प्रिजर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि मेजर जो यूज़ होते हैं एसिड्यूलेंट में वो विनेगर है, साइट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है। तो साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारे क्या हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह भी वर्क करते हैं, और एसिड्यूलेंट की तरह भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर एग्जांपल है एसिड्यूलेंट का, जितने भी एसिड हैं आपके नेचुरल एसिड जो किसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से निकलते हैं, वो सारे आपके एसिड्यूलेंट की तरह वर्क करते हैं। ओके, देन कम टू द एसिड रेगुलेटर। व्हाट इज अ एसिड रेगुलेटर? एसिडिटी रेगुलेटर वो होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं आइदर द change the alkalinity or acidity of that particular food, either to control the acidity and alkalinity of that particular food। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो होता है आपका एसिटिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है। आइदर या तो आप उस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए, आइदर उसको चेंज करने के लिए, आइदर बहुत ज़्यादा है उसको कंट्रोल करने के लिए एसिडिटी रेगुलेटर बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपका क्योरिंग एजेंट पे। व्हाट इज अ क्योरिंग एजेंट? क्योरिंग एजेंट जैसे कि हमने पहले भी देखा कि क्या करते हैं, जस्ट फ्लेवर एंड कलर को जो है उसको रिटेन करके रखते हैं, उसको प्रिवेंट करके रखते हैं। ठीक है, कुछ अदर उसमें कलर में डिस्कलरेशन ना हो, फ्लेवर में कुछ चेंजेस ना हो, उनको इंश्योर करते हैं आपके क्योरिंग एजेंट। ये ज़्यादातर इनका यूज जो है आपका मीट इंडस्ट्री में होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, ये बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है। जो प्रिजर्वेटिव हैं उनके कलर स्टेबलाइजर ऑफ मीट एंड फिश प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके अलावा सोडियम नाइट्रेट, ये भी आपका जो है एग्जाम्पल है क्योरिंग एजेंट का। ओके, उसके अलावा कुछ अदर फूड एडिटिव्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका क्लैरिफाइंग एजेंट हो गया। तो क्लैरिफाइंग एजेंट लाइक बेंटोनिन, जिलेटिन, ये एंड सम सिंथेटिक रेजिन जैसे पॉलीएमाइड्स एंड पॉलीविनाइल प्रोनालाइट, ये यूज़ किए जाते हैं हेजीनेस एंड सेडिमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फूड जैसे कि फ्रूट जूसेस वगैरह होते हैं, बियर एंड वाइन होते हैं, तो उनको एक क्लियर ट्रांसपेरेंट जो है अपीयरेंस देने के लिए हम क्लियरिंग एजेंट को यूज़ करते हैं कि उसमें जो हेजीनेस वगैरह है उसको रिमूव करते हैं। ये आपके जो है उनको बाइंड करके निकाल देते हैं। जिलेटिन जो है आपका मेजरली और वेल नोन क्लियरिंग एजेंट है, जिसको क्लैरिफाइंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ एंजाइम भी हैं जो ऐड किए जाते हैं एज एडिटिव। ये कुछ डिजायरेबल चेंजेस के लिए ऐड किए जाते हैं, जैसे रेनिन जो है वो कर्ड एंड चीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो उसको ऐड किया जाता है चीज़ एंड कर्ड के प्रोडक्शन के लिए। पेपिन जो है वो टेंडराइजेशन के लिए ऐड किया जाता है मीट में। ठीक है, उसके अलावा जो पैक्टीनियज है ये क्लैरिफाइंग, जो बिवरेजेज हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए, यानी कि उनके अपीयरेंस को जो है बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है। उनमें जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हेजीनेस क्रिएट करते हैं, तो जस्ट पैक्टीनेज को ऐड किया जाता है और वो जो है उसको बाइंड करके वो सारे जो सब्सटेंस हैं उनको निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके फॉर्मिंग एजेंट। फॉर्मिंग एजेंट वो होते हैं जैसे आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम सॉल्ट, ये सारे जो है यूज़ किए जाते हैं, जो ये क्या करते हैं, कीप द टिश्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रिस्प। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो टिश्यू होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के या फिर किसी और फूड आइटम में जो ऐड किए जाते हैं, तो उसको क्रिप्स रखते हैं, बाइंडेड रखते हैं, जिससे यह फॉर्मनेस देते हैं दैट पर्टिकुलर
प्रोडक्ट में, ठीक है। उसके अलावा आपके फ्रीजिंग एजेंट आते हैं। फ्रीजिंग एजेंट में जैसे आपका लिक्विड नाइट्रोजन हो गया, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन हो गया, विच आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एंड रैपिडली इवेपोरेटेड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड यूज टू चिल फूड। ये बेसिकली जो है फूड की चिलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा आपके आते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया आपका, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरीन, ये सारे आपके यूज़ किए जाते हैं जो सस्पेंडेड आपके फ्लेवर होते हैं उनको डिजॉल्व करने के लिए, सस्पेंडेड कलर को डिजॉल्व करने के लिए, और सम टाइम में भी अदर इंग्रेडिएंट उनको भी डिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पैकिंग गैसेस होते हैं, ठीक है। ये भी आपके एडिटिव्स की तरह वर्क करते हैं, जैसे कि आपका इनर्ट गैस हो गया, आर एडेड टू पैकेट ऑफ द सर्टेन फूड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव एंड मैनी अदर चेंजेस, ठीक है। तो ये हो गए आपके पैकिंग गैसेस, ओके। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट परमिटेड ग्रास एडिटिव, ठीक है, जिनका परमिशन है, जिनको जनरली रिकमेंडेड एट सेफ कंसीडर किया जाता है, और उनका टॉलरेंस लेवल क्या है ये देखेंगे, ये किस फूड में ऐड किए जाते हैं ये देखेंगे, और इनका फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें एल्यूमिनियम और कैल्शियम सिलिकेट जो पहला है, ये आपका टेबल सॉल्ट में यूज़ किया जाता है एज ए एंटी केकिंग एजेंट, और इसका जो टॉलरेंस लेवल है वो 2% है, ओके। फिर BHA जो है ये आपका डिफरेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है, पर बेसिकली जो है ये आपका ऐड किया जाता है किसमें, जितने आपके फैट्स एंड ऑयल होते हैं उन वाले प्रोडक्ट में। ये आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। उसी तरीके से कैफीन हो गया, ये मल्टीपर्पज है, कोला टाइप बेवरेजेज में यूज़ होता है, और इसका जो टॉलरेंस लेवल है वो 0.02% है। उसी तरीके से आपका कैल्शियम सिलिकेट हो गया, ये आपका बेकिंग पाउडर कैस्यू नट में यूज़ किया जाता है, एंटी केकिंग एजेंट की तरह, फ्यूमिगेंट की तरह, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, और इनका जो है अगर एंटी केकिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है तो इसका टॉलरेंस लेवल 2.0 है, फ्यूमिगेंट की तरह अगर यूज़ किया जाएगा तो 5.0 है। उसी तरीके से एथाइल फोमेट ये फिर बेक प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, इनका टॉलरेंस लेवल आपका 0.03% है। तो इस वाले आप इसको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको ये PDF भी मिलेगी, तो वहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना कितना कौन से जो है ये फिर ग्रास एडिटिव की कैटेगरी में आते हैं और कितना इनका टॉलरेंस लेवल है, और मेजरली इस एडिटिव्स का जो है फंक्शन क्या है, क्योंकि ये आपका जो है पर्टिकुलर स्लाइड ये आपका 1 से 2 नंबर आपको दिला सकती है, ठीक है। फिर एक्सेप्टेड डेली इनटेक, अगर हम कुछ फूड एडिटिव्स की कहें तो उनकी कितनी है, जितना हम उनको डेली ले सकते हैं ये भी हम एक देख लेते हैं। जो आपका EDTA है एक वो है सिक्विस्ट्रेंट है, चिलेटिंग एजेंट है, इसका 2.5 mg/kg के हिसाब से हम जो एक्सेप्टेड डेली इनटेक है मतलब ADI इसका 2.5 है। BHA की बात करें तो BHA का ADI जो है 0.5 है, BHT का भी 0.5 है, सोडियम नाइट्रेट जो है उसका 5.0 है, सोडियम स्टेराइल फॉर्मेल का 0.2 है, ग्लिसरीन का 25 है, एंड पॉलीसॉर्बेट 25 एंड पॉलीप्रोपाइल ग्लाइकोजिनेट ये आपका भी 25 है। पॉलीसॉर्बेट आपका इमल्सीफायर की तरह वर्क करता है, और पॉलीप्रोपाइलेट जो है ग्लाइकोजिनेट ये आपका स्टेबलाइजर प्लस इमल्सीफायर की तरह वर्क करता है, ओके। यहाँ पे कुछ आपके एडिटिव्स दिए गए हैं जो कॉमनली प्रोसेस्ड फूड में पाए जाते हैं। ये ऐसे कुछ नहीं है कि जिनको हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, ये पहले ही डिस्कस किए वाले हैं, बट इनको एक शॉर्ट फॉर्म में एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज किया गया है, जिससे कि अगर आप इसको बाद में देखते हैं तो आप इसको जस्ट यहाँ से ही याद करके एक स्लाइड में ही एक पर्टिकुलर पेज में ही आपको इसका क्रक्स पता चल जाए कि कौन से जो एडिटिव हैं वो मेजर यूज़ होते हैं, और उनके जो है आपके एग्जाम्पल क्या क्या है, उनका पर्पज़ क्या क्या है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी, आप इसको अपने एंड से पढ़ लीजिएगा, आइदर स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप जब कोर्स परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपको ये PDF मिल ही जाएगी, क्योंकि सेम चीज़ है वही फिर से दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसको यहाँ पे इसलिए जस्ट ऐड किया गया है कि इससे आपको ईजी हो इस चीज़ को याद करना, लर्न करना, ओके। फिर देख लेते हैं कुछ हार्मफुल फूड एडिटिव्स होते हैं जो सारे फूड एडिटिव जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल ही नहीं होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो उसमें आपका सोडियम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आ जाता है, एस्पार्टेम, एसेसिल फुल के, BHA, BHT, ट्रांसफैट, कलर एडिटिव, पोटेशियम ब्रोमेट, कोलेस्ट्रेला, प्रोपाइल गैलेट, ये सारे कुछ ऐसे हैं। इसमें से हम कुछ मेजरली देखेंगे कि उनके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। जो सोडियम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट है इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि
इसमें साइड इफ़ेक्ट में जो आपका नोजिया, डिजीनेस, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सारा हो सकता है। सोडियम जो है कुछ स्टडी कंफर्म करती हैं कि नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट कैन कॉज प्रोस्टेट, ब्रेस्ट एंड गैस्ट्रिक कैंसर एज वेल। ठीक है, लिंक टू कैंसर इनका है, नाइट्राइट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कॉल्ड नाइट्रोजामाइन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच में कॉज कैंसर। ओके, नाइट्रेट्स आर एसोसिएटेड विथ इंक्रीज मिसकैरेज, फैटल डेथ एंड बर्थ डिफेक्ट इन लेबोरेटरी एनिमल। ठीक है, यहाँ पे मैंने उनको ही इंक्लूड किया है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके हेल्थ इंप्लीकेशन या फिर इनका साइड इफेक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको जरूर से याद रखना है। ओके, उसके बाद आपका जो एस्पार्टेम है, एस्पार्टेम क्या है आपका सिंथेटिक स्वीटनर है। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो एस्पार्टेम आपका एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसको न्यूट्रा स्वीट या फिर इक्वल के नाम से इसको बेचा जाता है। इसके डिफरेंट और भी हैं। ठीक है, जैसे आपका जितने भी डाइट पेप्सी या फिर डाइट ये आइसक्रीम, ऐसे सब में पहले जो है इनका ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, किया जाता था। आज के टाइम पे इनको रिप्लेस कर दिया गया है अदर जो नेचुरली अक्रिंग कुछ हैं जो कैलोरी नहीं देते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर, उनको ऐड किया जाता है। पहले इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो ये जो होते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एक्सरेटरी इफेक्ट ऑन द ब्रेन लीडिंग टू द एंजाइटी, डिप्रेशन, डिजीनेस, हेडेक, विजनलेस एंड ब्रेन कैंसर। ओके, ठीक है, कुछ टाइम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग ये पता चला है जो माइस में ये जो है कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका आ जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम MSG भी बोलते हैं। ये क्या है आपका फ्लेवर इन्हेंसर है। ठीक है, ये जो है सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड एंड अ फॉर्म ऑफ अ ग्लूटामेट। ठीक है, ये आपके सूप, चिप्स, क्रैकर, सैलेड ड्रेसिंग, इन पे ये मेजरली यूज़ किया जाता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं अगर उनकी बात करें तो ये एलर्जी कॉज करता है। ठीक है, जिसमें आपका हेडेक भी हो सकता है, वीकनेस भी देखने को मिल सकती है, हार्ट रेट को अल्टर कर देता है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन एंड फॉर आर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर इसका एक एक्साइटोटॉक्सिन की कैटेगरी में आता है तो उसमें जो है ओवर एक्साइटेड सेल टू बी पॉइंट टू डैमेज द डेथ। ठीक है, क्योंकि ये ओवर एक्साइटेड कर देता है सम सेल्स को, जिसकी वजह से वो उनका डैमेज या डेथ हो सकता है। तो और अगर इसकी बात करें ये पॉसिबल न्यूरोटॉक्सिन की कैटेगरी में भी आता है जो इफेक्ट करता है न्यूरोलॉजिकल पाथवे ऑफ द ब्रेन एंड डिसंगेज द IM फुल फंक्शन विथ विच एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ वेट गेन। ठीक है, क्योंकि जो आपका वो बताता है बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो बताते हैं आपको कि आपकी बॉडी में कब ही फुलनेस आ गया, कब सेटाइटी आपको फील हुआ। तो ये जो है उसके फंक्शन को इम्पार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको जो वहाँ से जो आपको मैसेज आने चाहिए थे कि अभी आपको सेटाइटी हो गया यानी कि I am full, वो नहीं उस टाइम पे आता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा मात्रा में फूड को कंज्यूम करते हो और अल्टीमेटली वेट गेन के साथ साथ आपके डिफरेंट तरीके की भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ओके, उसके अलावा जो होते हैं आपके ट्रांस फैट होते हैं जो आपके पार्सली हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल के नाम से जाने जाते हैं। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को अंडर हाई प्रेशर लिक्विड ऑयल में ऐड करते हैं, जो उसको टर्न कर देता है सॉलिड में एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये आपके डीप फ्राइड फूड, पेस्ट्रीज, क्रैकर्स, इन सब में आपके पाए जाते हैं जो ट्रांस फैट हैं। इनका साइड इफेक्ट यह है कि ये एंथेरोस्क्लेरोसिस एंड सीवियस डिसऑर्डर में डिसऑर्डर इनसे देखने को मिलता है। ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यून डिसफंक्शन के लिए, बर्थ डिफेक्ट्स एंड प्रॉब्लम इन बोन एंड टेंडन्स। इनका जो लिंक है वो ट्रांस फैट क्लॉग आर्टरीज एंड लीड टू द हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, इंक्रीज LDL एंड डिक्रीज HDL। जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं उनको ये इंक्रीज कर देते हैं, और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, और ये डिक्रीज कर देते हैं जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं। तो इस तरीके से ये आपके जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से रिलेटेड होते हैं, जो उनको एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा टॉक्सिसिटी की अगर बात करें, कुछ फूड एडिटिव्स की जो मेजर हैं, तो अगर मेजर कैटेगरी में देखें तो ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दे सकते हैं जो आपके एडिटिव हैं, नर्वस डिसऑर्डर एंड रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड स्किन प्रॉब्लम। जो मेजर है वो बेसिकली यही होती है, क्योंकि
एडिटिव्स जो है सम टाइम आप उनको ऐड करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, बट आफ्टर कंजप्शन जब वो बॉडी में जाते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो देखने में मिलती है वो आपके जितने भी सिंथेटिक एडिटिव हैं उनके साथ, नेचुरल जो है नेचुरली अकरिंग जो एडिटिव हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, बट जो आपके सिंथेटिक वाले हैं जो आर्टिफिशियल एडिटिव हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी इन्वेंशन हो, उनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कितने अमाउंट में किसको ऐड करना है, उसका बेस्ट अल्टरनेटिव हमें फाइंड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें बस ये याद रखना है कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और हमें उनको ही लर्न करके जाना है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने कवर की वो सारी ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो आप स्किप करके जा सकते हैं। तो सारी चीज़ों को एक से दो बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है 3 से 4 बार पढ़िए, पर इसको पढ़िए और लर्न करके अच्छे से अच्छा स्कोर करिए एग्ज़ाम में। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू। अगर हमारा सेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।